हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है बेसिकली 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 को हम लोग गौर करके देख रहे हैं। और इसी चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल परिसंचरण और मौसम बिलारी। बेसिकली एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर है उसको देख रहे थे और हवाओं को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे कि हवा किस तरह से चलती है, क्या उनका माध्यम है चलने का। इन सारी चीजों पर ही हम लोग गौर करके एक एक करके आपका बात कर रहे थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने गौर करके देखी। अब हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम गौर करके आपका इसमें देखेंगे। जैसे घर्षण क्या होता है, कोरोलिस फोर्स क्या होते हैं, इनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और चक्रीय परिसंचरण क्या कहलाता है, इसका क्या मीनिंग है, इसको भी हम लोग आपका देख लेंगे। ठीक, तो इतनी सारी चीजों को हम लोग देख चुके हैं। आज हम बेसिकली मैं आपको स्थलीय समीर और समुद्री समीर की कहानी को बता चुका था कि ये जो भी स्थलीय समीर और समुद्री समीर होती हैं, इनमें मेनली जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर ही है कि कैसे आपका हाई प्रेशर से जो हवा है वो आपका लो प्रेशर की तरफ चलती है, जिसकी वजह से ये सारे बदलाव जो हैं आपको देखने के लिए मिलता है। और आप जानते हैं, अगर कोई बॉडी है, ये देखिए, मान लीजिए ये दो बॉडी दी गई हैं। बॉडी का मतलब यहाँ किससे है, जैसे एक समुद्र है और दूसरा क्या है, स्थल है। समुद्र है और स्थल है। आप देखिए, सूर्य की किरणें समुद्र पे भी पड़ती हैं और स्थल पर भी पड़ती हैं। अब होता क्या है, समुद्र आपका जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। यहाँ ये जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो लैंड क्या होता है, लैंड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। और यहाँ टेम्परेचर जो है क्या रहता है, टेम्परेचर बेसिकली आपका कम रहता है और जो प्रेशर है वो बेसिकली आपका हाई रहता है। तो होता क्या है कि जो हवा है वो हवा, ये दिन की स्थिति है, कहां चलेंगी, हाई टू लो, इधर चलेंगी हाई टू लो। ये दिन की कंडीशन है, दिन में कहां चलेंगी, हाई टू लो की तरफ हवा मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो हवा कहां चलेंगी, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवा है वो आपका बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये कंडीशन है आपका समुद्रीय समीर की, क्योंकि हवा कहां से चलनी है, समुद्र से स्थल की ओर। अगर हम वही बात करें रात्रि के समय की, टाइम देखिए रात्रि में क्या होगा, बेसिकली आपका ये समुद्र है और ये लैंड है। अब समुद्र का टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर समुद्र का टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और यहाँ देखिए, अगर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। तो हवा कहां से चलेंगी, ध्यान दीजिए, हवा चलेंगी आपका हाई टू लो, और हाई टू लो चलेंगी तो ये कंडीशन हो जाएगी स्थलीय समीर। और ये कब चलती है, रात में चलती है। इसलिए रात में क्या होता है, हीट कम होने की वजह से ठंडी भी महसूस होती है। क्लियर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार स्थलीय समीर और समुद्री समीर को देख लीजिए, ये आपको समझ आएगा। ऐसे ही घाटी समीर और आपका पर्वतीय समीर होती है। चलिए देखिए, बनाइए, पूछ रहे हैं, पूछ देख लिया। तो इस तरीके से समुद्री समीर और स्थलीय समीर चलती है। पर्वतों में घाटियां, दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं। मान लीजिए ढाल है और ये ढाल कैसे हो गए आपका, गर्म। और वायु
ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है। जैसे गर्म होगी हवा, कहाँ उठती चली जाएगी? ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। ठीक, इस स्थान को भरने के लिए घाटी से हवा बहती है। कहां बहेगी? इस वाले क्षेत्र से। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं, यानी कि जो घाटी से चलेगी वो घाटी समीर। कहानी सिंपल यही है, बस अंतर कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम है, अगर यहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा है, हवा कैसे बहेगी? ऊपर की तरफ। तो ये कहां से बह रही है? घाटी से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? घाटी समीर। तो बस अगर आपको टेम्परेचर का वेरिएशन और प्रेशर का वेरिएशन आता है, कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। रात्रि के समय पर्वत ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवन कहते हैं। कुछ पठारों व हिम क्षेत्रों में से घाटियां बहने ठंडी वायु को अवरोही पवन कहते हैं। पर्वतीय श्रेणी के पवन विमुख ढाल एक अन्य प्रकार की उष्ण आपका पवनें प्रवाहित होती है। पर्वत श्रेणी को पार करते हुए आर्द्र भूमियां संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख ढाल से नीचे उतरती हैं और यह सूक्ष्म पवनों में रुद्र यानी कि एडियाबैटिक प्रतिक्रिया से गर्म होती है। इस तरह से गई, वापस टकराई, फिर नीचे आई, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। तो ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ को पिघला देती है, यानी कि जो बर्फ 2 मंथ पे पिघलनी थी शायद वो 10 दिन या 15 दिन में पिघल जाए। तो क्या करती है? एडियाबैटिक किरणें बर्फ को पिघलाती है। तो यही है आपका इस तरीके से बहना। किसका? आपका पर्वतीय पवन और घाटी का। देखिए, देख लिया? देखिए, जब वायु राशि की बात कर रहे हैं, एयर मासेस की, जब वायु किसी संगामी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती। मान लीजिए कोई हवा किस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से बह रही है, तो सेम उसकी प्रॉपर्टी जैसा ही वो आपका बिहेव करती है। ठीक, यह संगम क्षेत्र विस्तृत महासागरीय और विस्तृत मैदानी भाग का हो सकता है। तापमान तथा आर्द्र संबंधी विशेष गुणों वाली वायु राशि कहलाती है। इसे परिभाषित किया जाता है, वायु का वह बृहद भाग जिसमें तापमान को आर्द्र और संबंधी क्षैतिज विभिन्नता बहुत कम है, वह संगम धारण जिन वायु राशि का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। वायु राशि को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके 5 प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं। पहला है उष्ण यानी कि गर्म, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र महासागरीय। तो कहां पर है? जहां पर ये वायु राशि बनती है। तो ध्यान दीजिए, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, और आपका तीसरा है उच्चीय अक्षांश की अपेक्षा ठंडे महासागर, पांचवा है उच्चीय अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादन महाद्वीप, और फिफ्थ है स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अटलांटिक और आर्कटिक में इसकी स्थिति राशियों में पाई जाती है। अगला है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, एमटी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरीय, सीटी कहते हैं। ध्रुवीय महासागरीय क्या कहते हैं? पीएम कहते हैं, एमपी कहते हैं। ध्रुवीय महाद्वीपीय पीपी कहते हैं। महाद्वीपीय आर्कटिक ये कहते हैं, और तथा ध्रुवीय वायु राशि ठंडी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें आपका दिखाई। चलिए, इसके बाद है वाताग्र, जिसको हम फ्रंट कहते हैं। जब 2 विभिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र के बनने की प्रक्रिया वाताजन यानी के
फ्रंटियस कहलाती है। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीत वाताग्र, दूसरा होता है उष्ण, एक होता है अचर और एक होता है अधिविष्ट। पहला शीत है, दूसरा उष्ण है और तीसरा क्या है, अचर है और तीसरा है अधिविष्ट वाताग्र। इन आचार वाताग्र कहा जाता है, अर्थात वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, शीत वायु भारी आक्रमण के रूप में उष्ण राशियों के ऊपर धकेल देती है। इस संपर्क को वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संपर्क को वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियां आक्रमण के रूप में ठंडी वायु राशि के रूप में ऊपर चढ़ती है तो इसे संपर्क छेद में उष्ण वाताग्र बनता है। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाती है तो ऐसे वाताग्र को अधिविशिष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव नहीं है तथा इसी वायु राशि के कारण ऊपर उठते हैं। कह रहे हैं कि इसी वायु राशि के कारण क्या ऊपर उठते हैं और बादल बन जाते तथा वर्षा करते हैं। होता कैसे है, मान लीजिए मैं थोड़ा यहां आपके बना के दिखाता हूं। एक वाताग्र था ठंडा, ये मान लीजिए ये वाताग्र है, फ्रंट है, पानी की वाष्प की दो डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टी है, एक यहां आकर मिली, एक इस आकर मिली और इस तरीके से आकर मिल जाए। तो जो जिस पर हावी हो जाए, मान लीजिए ये इन पर हावी हो गया तो ऐसे दिशा में घूमेगी, और रेड वाला अगर बैंगनी कलर पर हैवी हुआ तो इस दिशा में घूमेगी। तो जो जिस दिशा में हावी होता है, और ये हावी कब होगा, देखिए इसमें फिर गोलार्ध का भी, जो फ्रंट किसके बनते हैं, चक्रवात के तो फ्रंट बनते हैं। ये वो कंडीशन है जिसे चक्रवात पैदा होता है। क्लियर हो गया? लेकिन जब भी फ्रंट बनेगा दो अपोजिट वायुदाब का बनेगा। मान लीजिए ये 1000 का होगा तो ये आपका 1500 का होगा। इनमें वेरिएशन जरूर मिलेगा चाहे टेम्परेचर कम हो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो ये क्या मिलता है, इसमें आपका वाताग्र पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले वाताग्र क्या है, तो वाताग्र एक प्रकार की दो आपके विभिन्न वायु राशि हैं जहां मिलती हैं, उनको वाताग्र। देख लिया? चलिए, बहिरूप उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वे चक्रवातीय वायु प्रणाली जो उष्णकटिबंधीय को दूर, मध्य व उच्च अक्षांश में विकसित कर होती हैं, इन्हें बहिरूपीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं तथा मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरती हैं वहां का मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आता है। अब जहां पर आप सोचिए कोई आपका क्षेत्र है, मान लीजिए अगर आपकी बर्फ है वहां गर्म आ जाए, गर्म आपका फ्रंट आए तो मान लीजिए क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। टेम्परेचर में कैसा होगा, जो कमी था उसमें वो आपका बढ़ जाएगा टेम्परेचर। तो वहां का जो क्लाइमेटिकल जो आप कंडीशन है उसमें क्या आएगा, तो चेंजेस आएंगे और उसमें बदलाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ठीक, अगर देखिए ये सारे बदलाव इसमें से मिलते हैं। बाह्य रूपीय कटिबंधीय चक्रवात वातागर के साथ बनते हैं। आरंभ में वातागर अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वातागर के दक्षिण में कोस्ट और उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वातागर के साथ वायुदाब गर्म हो जाता है तो कोस्ट वायु दिशा उत्तर दिशा की ओर होती है। ठंडी वायु राशि दक्षिण दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरूपी उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक वाताग्र, एक शीत वाताग्र होता है। कैसा होता है, एक गर्म होगा और एक आपका शीत होता है। चित्र 9.9 में ऐसे ही विकसित चक्रवात को दर्शाता है। इस चक्रवात में कोष्ण वायु राशि खड़े ठंडे अपक्षण पिछले शीत खंड के बीच में पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रमणता के रूप में ठंडी वायु ऊपर चढ़ती है। उष्ण वाताग्र का पिछला भाग मेघ दिखाई देता है
और आपका वर्षा होती है। पीछे आता हुआ शीत वाताग्र उष्ण को ऊपर धकेलता है और जिसका परिणाम स्वरूप शीत वाताग्रता के साथ ही कपासी मेघ बनता है। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं, यानी कि ठंडों की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, और जो गर्म है उनकी स्पीड कम होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि शीत वाताग्र, एक बार दोबारा देखते हैं। कह रहे हैं बाह्य रूष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र दक्षिण से पूर्ण उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो वायु उत्तर की दिशा तथा ठंडे वायु क्षेत्र की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवातीय पसंद करती है। चक्रवातीय प्रभाव विरूपण उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं जिसमें उष्ण वाताग्र तथा शीत वाताग्र होता है। चित्र 9.9 में ऐसे चित्र विकसित को आपका दर्शाया गया है जिसमें चित्र में उष्ण वायु की खंड अग्रभाग में पिछले शीत खंड में पाया जाता है। उष्ण वायु राशि आक्रमण के रूप में ठंडी वायु पर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाती है और वर्षा होती है। पीछे से आता हुआ शीत वाताग्र वायु के ऊपर धकेल देता है और पिछले परिमाण शीत के साथ कपासी मेघ बनाता है, ठीक, और पूरी तरह से चलता है। देखना, शीत वाताग्र की अपेक्षा शीत वाताग्र के साथ साथ कपासी मेघ बनते हैं। तो शीत वाताग्र उसके साथ कौन से बादल बनते हैं, तो ध्यान देना है, जो आपके कपासीय बादल हैं वो बनते हैं। अतः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से ढक लेता है। कोष्ण वायु ऊपर होती है और इसका भूतल का कोई संपर्क नहीं रहता। अधिवष्ट वाताग्र बनता है, चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके की वायु राशि जब आती हैं आपस में मिलेंगी, ये शीताग्र मिलेगी और ये इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगी। उसी में उनकी दिशा होती है, उसी में उनका सब छुपा। चलिए देख लिया, धरातल तथा ऊंचाई पर वायु सचल प्रक्रियाओं के निकट अंतर संबंध। जो हमारा धरातल है और ऊंचाई पर जो वायु संपर्क में आती है उनकी जो प्रक्रिया होती है उनका जो अंतर संबंध है वो थोड़ा सा देख लीजिए। बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कई विभिन्न प्रकार के बाह्य रूपीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात में स्पर्श वाताग्र प्रणाली होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ही नहीं, ये क्षेत्रफल में फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल स्थल दोनों से होती है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र पर उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों पर पहुंचते हैं और नष्ट हो जाते हैं। बाह्य रूपी उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ध्यान रखना, कहाँ चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन से गोलार्ध में होते हैं बताइए, जबकि बाह्य रूपी उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। जो बाहर वाले हैं वो पश्चिम से पूर्व। चलिए देख लिया, तो फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। कल एक बार वापस पुनः इसको देख लेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी रहेगी तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत